हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इन्वेस्टिगेशन टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंग की जिसकी सोच, तौर तरीके और अपराध करने का लॉजिक ही दुनिया से अलग है। ये है बावरिया गैंग, जिनके हर कदम पर अलग खेल, अलग योजना और अलग मकसद पुलिस को हैरान कर देता है। ये सिर्फ अपराध नहीं करते बल्कि उसे एक आर्ट की तरह अंजाम देते हैं। अपराध कब करना है, क्यों करना है और करना भी है या नहीं, इस फैसले का पैटर्न भी उलझी हुई पहेली जैसा है। शायद यही वजह है कि पुलिस की पकड़ से ये बार बार फिसल जाते हैं। हैरानी की बात ये है कि इनके बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस के पास इनको पकड़ने के लिए कोई क्लू नहीं है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए बने रहिए कहानी में। उत्तर भारत के अंधेरे इतिहास में बावरिया गैंग का नाम खौफ और रहस्य के साथ गूंजता है। दिल्ली जैसे महानगर की गलियों से लेकर कोर्ट कचहरी के रिकॉर्ड तक इस गिरोह का नाम कई सनसनीखेज हत्याओं से जुड़ा हुआ है। पर इसकी जड़ें शुरू कहां से होती हैं? तो ये कहानी शुरू होती है सन 1857 के उस महाविद्रोह से, जब भारत की धरती अंग्रेजों के खिलाफ आग बनकर भड़की थी। वो भी उस दौर में जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज चरम पर चमक रहा था। लाखों भारतीयों ने आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। यह विद्रोह इतना ताकतवर था कि अंग्रेजों की नींव हिल गई। उन्हें पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि अगर विद्रोह की ये ज्वाला दोबारा भड़की तो अंग्रेजी साम्राज्य की कमर टूट जाएगी। जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह में शामिल लोगों की तलाश शुरू की। तो उन्हें दो तरह के लोगों का सामना करना पड़ा। पहले लोग वे थे जिनके बारे में सूचना आसानी से मिल गई, क्योंकि उनके स्थायी घर थे या उनकी दिनचर्या, कार्यस्थल और निवास के बारे में अंग्रेजों को पहले से जानकारी थी। मगर दूसरे वर्ग के लोग उनके लिए पहेली बने रहे। ये वे लोग थे जिनका कोई निश्चित पता नहीं था, न ही उनकी जीवन शैली के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध थी। भारी छानबीन के बाद भी इनके बारे में कुछ सुराग मिलता तो वह भी बेकार साबित हो जाता, क्योंकि ये समुदाय बंजारों की जिंदगी जीते थे। इनका ना तो स्थायी घर था, न ही किसी स्थान से लंबे समय तक जुड़ाव था। ये जातियां मुख्यतः रेलवे लाइनों के निकट या मनमर्जी के स्थानों पर अपना डेरा डालती और कुछ समय बाद वहाँ से कहीं और चली जाती थी। इस घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण अंग्रेजों के लिए इनकी गतिविधियों पर नजर रखना या इन्हें पकड़ना असंभव सा हो गया था। अंग्रेजों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थे, क्योंकि पूरा देश इनका घर होने के कारण इन्हें ट्रैक करने की कोई कारगर रणनीति ही नहीं बन पा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए 1872 में एक योजना बनाई और CTA यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नामक कानून लागू किया। इस अधिनियम के तहत देश भर की सभी घुमंतु एवं खानाबदोश जातियों को एक सामूहिक अपराधी श्रेणी में डाल दिया गया। इन्हीं समुदायों में से एक थी बावरिया जाति। इस कानून के बाद इन समुदायों पर व्यापक अत्याचार शुरू हो गए। ब्रिटिश अधिकारी मनमाने ढंग से इन्हें गिरफ्तार करते, यातनाएं देते या बिना किसी प्रमाण के जेल में डाल देते थे। इस अत्याचारी दमन के कारण ये समुदाय पूरे देश में छिपकर रहने को मजबूर हो गए। हालांकि सन 1947 में भारत की आजादी के बाद इन जातियों को अपराधी की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन तब तक समाज में इनकी छवि खराब हो चुकी थी। खास तौर पर बावरिया समुदाय का नाम लोगों के बीच डर का पर्याय बन चुका था। दिलचस्प बात यह है कि इस समुदाय की उत्पत्ति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे उत्तर भारत में फैल गए। लगभग 350 साल के इतिहास वाले इस समुदाय के लोगों ने अपनी भ्रमणशील जीवन शैली को ही एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया है। स्थायी ठिकाने न होने के कारण कुछ लोगों ने अवैध गतिविधियों में भी प्रवेश किया, लेकिन इनका अपराध करने का तरीका अन्य गुटों से पूरी तरह अलग था। ये अक्सर स्थानीय समाज में घुल मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे, जिससे इन्हें पहचाने जाने का खतरा कम ही रहता था। यही विशिष्टता इन्हें ब्रिटिश कानून व्यवस्था के लिए भी एक पेचीदा समस्या बनाती रही। इस समुदाय की धार्मिक मान्यताएं उनके जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती थीं। ये लोग पूजा अनुष्ठान और धार्मिक रीति रिवाजों को अटूट श्रद्धा से निभाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी आपराधिक गतिविधियां भी इन्हीं विश्वासों से जुड़ी हुई थीं। हालांकि ये कभी भी अपराध कर सकते थे, लेकिन दीपावली के त्योहार के समय इनकी सक्रियता विशेष रूप से बढ़ जाती थी। इनके लिए अपराध करने या न करने का निर्णय कोई सामान्य तर्क नहीं, बल्कि एक अनोखी आध्यात्मिक प्रक्रिया तय करती थी। इस प्रक्रिया का आधार था एक बकरी की चाल। अपराध से पहले ये लोग अपने कुल देवी की पूजा करते और मंदिर परिसर में एक बकरी को छोड़ देते। इसके बाद वे बकरी की गति पर नजर रखते थे। यदि बकरी मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ती तो इसे देवी की स्वीकृति समझा जाता और वो अपराध करने के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अगर बकरी किसी अन्य दिशा में मुड़ जाती तो ये समझ लिया जाता कि देवी का आशीर्वाद नहीं है। ऐसी स्थिति में वे पूरी योजना को स्थगित कर देते और अगले दिन फिर वही रस्म दोहराते। इस प्रक्रिया में बकरी की बलि भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। जिस दिन बकरी मंदिर की ओर जाती उसी दिन उसे देवी को समर्पित कर दिया जाता था। यह अद्वितीय परंपरा न केवल उनके धार्मिक अंधविश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे ये लोग प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से अपने जोखिम को नियंत्रित करते थे। इस तरह वे नैतिक द्वंद से बचते हुए अपराध को एक दैवीय अनुमति का रूप देते थे। यही वजह है कि इनकी गतिविधियां सामान्य अपराधियों से अलग थी। ये हिंसा और आस्था का एक विचित्र मिश्रण था, जो बाहरी दुनिया के लिए समझ से परे था। बकरे की बलि के बाद पुरुष सदस्य अपराध करने के लिए निकलते हैं, जबकि महिलाएं घर पर ही रहती हैं। इनके गतिविधियों के समूह निर्णय में भी
एक अनोखा नियम है, वे हमेशा सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 और 10 में ही टीम बनाते हैं। विषम संख्या जैसे 3, 5, 7 और 9 को अशुभ माना जाता है। इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई करें, रेकी का एक सुनियोजित चरण शुरू होता है। रेकी करने का काम अक्सर भीख मांगने, बर्तन बेचने या घरेलू सामान के बहाने किया जाता है, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। उनकी निगाहें मुख्य रूप से कोने वाले मकानों पर होती है, खासकर जिनके सामने पेड़ हो। पेड़ों की मदद से छिपकर घर में घुसने की तकनीक में ये माहिर होते हैं। पूरा दिन इलाके का अध्ययन करने के बाद शाम को वो सीधे अपने लक्ष्य पर हमला नहीं करते, बल्कि पहले सिनेमा हॉल जाते हैं, जहाँ इवनिंग शो देखकर वे समय गुजारते हैं और रात के अंधेरे का फायदा उठाने के लिए फिल्म समाप्त होने का इंतजार करते हैं। हथियारों के मामले में भी ये अनूठी सावधानी बरतते हैं। अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाने की रणनीति के तहत वो निशाने वाले घर के आसपास ही डंडे, लोहे के सरिये या पेड़ की टहनियां उठाकर उन्हें हथियार में बदल लेते हैं। यह तरीका न केवल उन्हें पकड़े जाने के जोखिम से बचाता है, बल्कि स्थानीय संसाधनों का सटीक उपयोग भी दिखाता है। बावरिया समुदाय की आपराधिक प्रक्रिया में अंधविश्वास और हिंसक रणनीति का चौंकाने वाला संगम देखने को मिलता है। अपराध करने से ठीक पहले ये लोग एक अनुष्ठान करते हैं। सुनसान जगह पर जाकर वे अपने कपड़े उतारकर केवल लंगोट धारण करते हैं और पूरे शरीर पर तेल मलते हैं। यह तेल उन्हें पकड़े जाने पर फिसलकर भागने में मदद करता है। इसके बाद वे निशाने वाले घर में घुसते हैं, लेकिन उनका एक सख्त नियम होता है, सिर्फ नकदी और गहने लेना है। घर में मौजूद अन्य कीमती सामान को छूना भी वर्जित है। हालांकि इनके लूटपाट के बाद की घटनाएं और भी भयावह होती हैं। देवी की खुशी के नाम पर ये समुदाय घर के हर सदस्य, बच्चे, बूढ़े या महिला को निर्ममता पूर्वक मार डालते हैं। उनका मानना है कि बिना खून बहाए देवी की कृपा नहीं मिलेगी। पीड़ितों के सर पर लगातार प्रहार करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी जिंदा न बचे। इस नृशंसता के पीछे एक व्यवहारिक कारण भी है। उन्हें गवाहों को खत्म करना है ताकि पुलिस या पड़ोसियों तक खबर न पहुंचे। अपराध के बाद की रणनीति भी उतनी ही सोची समझी होती है। अपराध करने के बाद ये घर के हर कोने में पेशाब करके उसे अपवित्र कर देते हैं, जो कि उनकी धार्मिक मान्यताओं का ही एक हिस्सा है। इसके बाद ये गैंग तुरंत इलाका छोड़ देता है। अक्सर पीड़ितों के पड़ोसियों को 2 या 3 दिन बाद पता चलता है कि उनके बगल में कुछ हादसा भी हुआ है। इस बीच बावरिया समुदाय के सदस्य नए ठिकाने पे पहुंचकर फिर से देवी के आदेश का इंतजार करने लगते हैं। बावरिया गिरोह की कार्य प्रणाली सामूहिकता और रहस्यमय संकेतों पर आधारित है। ये हमेशा समूह में कार्य करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए जानवरों की आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सदस्य पीछे रह जाए तो विशिष्ट आवाजें निकालकर दूसरे समूह को सूचित किया जाता है। अपराध के बाद सभी सदस्य एक साथ घर लौटते हैं, जहाँ महिलाएं उनकी सुरक्षित वापसी तक पूजा अनुष्ठान में लगी रहती हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल के बाद पुनः यही चक्र यानी पूजा, बकरी का अनुष्ठान, सिनेमा जाना और हिंसक डकैती फिर से दोहराया जाता है। दिल्ली की एक घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों को सर पर वार करके मार दिया गया था और मकान भी कॉर्नर पर था, जिसके सामने पेड़ भी था, जो बावरिया गैंग का पसंदीदा निशाना है। कुछ साल पहले बुलंदशहर में हाईवे पर एक माँ बेटी के साथ रेप करके उनके पैसे और गहने छीनने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसमें भी बावरिया गैंग का नाम उछला था। पुलिस के लिए ये गिरोह सिर्फ पकड़ से इसलिए दूर है क्योंकि इनके पास कोई स्थायी पता नहीं है। राजस्थान के भरतपुर या पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में ये घुल मिल जाते हैं और आज भी वहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलता। जबकि सरकार इन घुमंतु समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं चला रही है, फिर भी इनकी पहचान संदिग्ध है और कौन जाने कि इन योजनाओं का लाभ इन्हें मिल भी रहा है या नहीं, या फिर योजनाएं इन लोगों तक पहुँच भी रही है या नहीं। खैर, बावरिया जाति के सभी लोग ऐसे बिल्कुल नहीं है। काफी लोग ऐसे हैं जो आज भी सभ्य समाज के बीच में सभ्यता पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं और देश हित में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन बावरिया गैंग इस बात का अपवाद है। ये गैंग पीढ़ियों से चली आ रही हिंसक परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। पुलिस अक्सर मामले की प्रकृति देखकर ही बावरिया गैंग का नाम लेती है, खासकर जब पीड़ितों के सर पर हमला हुआ हो और केवल नकदी और गहने लूटे गए हों और घर को अपवित्र किया गया हो। तब पुलिस भी समझ जाती है कि इसके पीछे बावरिया गैंग का ही हाथ है। तो ये थी बावरिया गैंग की कहानी। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोमांचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टिगेशन टीवी और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।